शहर की बड़ी सड़क से होता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। औरतों के हाथों में बैनर से एक पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, हम जिस्मफरोश नहीं हैं, हमें भी जीने का हक है। औरत का जिस्म खिलौना नहीं है। लोग उन्हें पढ़ते, कुछ पढ़कर चुपचाप निकल जाते, कुछ मंचले भद्दे इशारे करते तो मंचले जुलूस के बीच घुसकर औरतों की छातियों पर चिकोटी काट लेते। औरतें चुपचाप सहती, बेखबर सी नारे लगाती आगे बढ़ती जा रही थीं। वे सब मुख्यमंत्री के पास इंसाफ मांगने जा रही थीं। इंसाफ की एवज में अपनी इज्जत की कीमत लगाने, अपने उघड़े बदन को और उघाड़ने, गरम गोश्त के शौकीनों को ललचाने। शायद इसी बहाने उन्हें अपने दर्द का कोई मरहम मिल सके। उनके माई बाप सरकार को बताएंगे कि उनकी बेटी, बहन, बहू के साथ कब, क्या और कैसे हुआ। करने वाला कौन था? उनकी देह को उघाड़ने वाला, नोचने वाला कौन था? औरतों के जिस्म का सौदा हमेशा से होता रहा है और होता रहेगा। ये वे अच्छी तरह जानती हैं, लेकिन वे सौदे में नुकसान की हिमायती नहीं हैं। घर वाले बताते बताते यह भूल जाएंगे कि शब्दों के बहाने वे खुद अपनी ही बेटियों औरतों को चौराहों पर, सभाओं में या सड़कों पर नंगा कर रहे हैं, उनकी इज्जत के चिथड़े कर रहे हैं। लेकिन जुलूस वालों की यह सोच कहाँ होती है? उन्हें तो मुआवजा चाहिए, औरत की देह का सरकारी मुआवजा। अखबार के पहले पेज पर मुख्यमंत्री जी के साथ छपी तस्वीर ही शायद उनके दर्द का मरहम हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन लोग उन्हें देखेंगे, पढ़ेंगे और यकीनन हमदर्दी जताने के बहाने उनके घर आकर उनके जख्म टटोलते टोलते खुद कोई चीरा लगा जाएंगे। भीड़ में इतनी सोच और समझ कहाँ होती है? पर मगनाबाई इतनी छोटी सी उम्र में भी सब समझने लगी थी। लड़की जब एक ही रात में औरत बना दी जाती है, तब न समझ में आने वाली बातें भी समझ में आने लगती हैं। मर्दों के प्रति उसका नजरिया बदल जाता है। 15 साल की मगनाबाई 8 दिन की बच्ची को कंधे से चिपकाए जुलूस में चल रही थी। उसके साथ उस जैसी और भी लड़कियां थीं। किसी की सलवार में खून लगा था, कपड़े फटे और गंदे थे। किसी के गले और मुंह पर खरोंचों के निशान साफ नजर आ रहे थे। अंदर जाने कितने होंगे। किसी का पेट बढ़ा था। क्या ये सब अपनी अपनी देह उघाड़ कर दिखाएंगी? कैसे बताएंगी कि उस रात कितने लोगों ने? मगनाबाई का गला सूखने लगा। कमजोरी के चलते उसे चक्कर आने लगे। लगा कि कंधे से चिपकी बच्ची छूटकर नीचे गिर जाएगी और जुलूस उसको कुचलता हुआ निकल जाएगा। जो कुचली जाएगी उसके साथ किसी की भी हमदर्दी नहीं होगी। मगनाबाई ने साथ चलती एक औरत को पकड़ लिया। उस औरत ने मगनाबाई पर एक नजर डाली, उसकी पीठ थपथपाई। बच्ची, जब इतनी हिम्मत की है तो थोड़ी और सही। अब तो मंजिल के करीब आ ही गए हैं। भरोसा रख, कहीं न कहीं तो इंसाफ मिलेगा। कहने वाली औरत को मगनाबाई ने देखा। मन हुआ कि हंसे और पूछे, भला औरत की भी कोई मंजिल होती है? किस पर भरोसा रखे? भेड़ियों से इंसाफ की उम्मीद तुम्हें होगी, मुझे नहीं। नफरत से उसने जमीन पर थूक दिया। कंधे से चिपकी बच्ची रोए जा रही थी। मगनाबाई का मन हुआ कि जलालत के इस मांस के लोथड़े को पैरों से कुचल जाने के लिए जमीन पर गिरा दे। उसे लगा कि बच्ची बहुत भारी होती जा रही है। उसके कंधे बोझ उठाने में नाकाम लग रहे थे। जुलूस के साथ पैरों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। मगनाबाई कुछ देर वहीं खड़ी रही। जुलूस को उसने आगे बढ़ जाने दिया। सड़क खाली हुई तो उसकी नजर सड़क के किनारे लगे हैंडपंप पर पड़ी। उसने दौड़कर किसी तरह बच्ची को गोद में उठाए ही पानी पिया। फिर वह एक बंद दुकान के चबूतरे पर रोती बच्ची को लिटाकर दीवार की टेक लगाकर बैठ गई। बच्ची ने लेटते ही रोना बंद कर दिया। मगनाबाई को भी सुकून मिला। कुनकुनी धूप उसे भली लगी। वह भी बच्ची के करीब लेट गई। उसकी आंखें मूंदने लगीं। मगनाबाई इस जुलूस के साथ आना नहीं चाहती थी,
गप्पू भाई और भोला चाचा ही उसे बिस्तर से घसीटकर जुलूस के साथ ले आए। उसकी आंखों के सामने बस्ता लेकर स्कूल जाती चंपा, गंगा और जूही नाच उठीं, लेकिन अब उसका बस्ता छूट गया और बस्ते की जगह इस बच्ची ने ले ली। गप्पू भाई और भोला चाचा कहते थे कि मगनाबाई पहले की तरह स्कूल जा सकेगी। इस बच्ची को किसी अनाथालय में डाल देंगे, वह फिर पहले की तरह हो जाएगी। बस मुख्यमंत्री से मुआवजा मिल जाए। वे दोनों इन औरतों को दलदल से निकालने वाली संस्था के पैरोकार थे। जब भी पुलिस की रेड पड़नी होती थी, वे दोनों और उनकी रखैलें इन औरतों के साथ बदसलूकी न हो इसलिए साथ होते। जब भी वे दोनों साथ होते तो पुलिस वाले रहम से पेश आते थे। आमतौर पर प्रेस रिपोर्टर भी पहुंचे होते थे। वे दोनों कई बार गोरी चमड़ी वाली लड़कियों को भी लाते थे। उन दोनों का खूब रोब था, क्योंकि दलालों को अगर डर लगता था तो उनसे ही उन दोनों ने मुख्यमंत्री के सामने धरने प्रदर्शन का प्रोग्राम बनाया था और पुलिस से मिलकर जुलूस का बंदोबस्त करा था। क्या मजाल है कि ये मिलीजुली जिस्म बेचने वाली थुलथुल लड़कियां इस तरह बाजार में निकल सकें। मगनाबाई को कहा गया था कि वे दोनों मुआवजा मांग रहे हैं, इससे स्कूल खुलवाएंगे, इनकी जिंदगी खुशहाल होगी। तभी मगनाबाई के विचारों को झटका लगा। मुआवजा किस बात का, किसे मिलेगा? क्या इसलिए कि 9 महीने तक इस बच्ची को बस्ते की जगह पेट में लादे घूमती रही थी, बारी बारी से लोगों का वहशीपन सहती रही थी? या फिर मुआवजे के रूप में गप्पू और भोला की पीठ ठोंकी जाएगी कि उन्होंने बेटी और बहन को अपनी मर्दानगी से परिचित कराया? सरकार उसकी भी पीठ ठोंकेगी कि वह स्कूल जाने की उम्र में मां बनना सीख गई। क्या सरकार उससे पूछेगी कि उसे मां किस तरह बनाया गया? क्या वह बता पाएगी कि उसके भाई ने पहली बार उसके हाथ पैर खाट की पाटियों से बांधकर उसे चाचा को सौंप दिया था? चाचा ने भी इसके बदले भाई को मुआवजा दिया था, और फिर भाई ने भी चाचा की तरह वही सब उसके साथ दोहराया था। यही सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। उसे डर दिखाया जाता कि अगर किसी से इस बात का जिक्र किया तो काट कर फेंक दिया जाएगा। मुआवजे के रूप में यह बच्ची उसकी कोख में आ गई। पता नहीं दोनों में से किसकी थी। क्या इन तमाम औरतों के साथ भी इसी की तरह बच्ची दूध पीकर सो गई थी? तभी किसी ने बाल पकड़कर मगनाबाई को झकझोरा तो यहाँ है नवाबजादी। मगनाबाई ने मुड़कर देखा। भोला चाचा जलती आंखों से उसे देख रहा था। मैं नहीं जाऊंगी, अब मुझसे नहीं चला जाता, मगनाबाई ने कहा। चला तो तुझसे अभी जाएगा। चलती है या उतारूं सबके सामने? लोग सुनकर हंस पड़े। वे चटपटी बात सुनकर मजेदार नजारा देखने के इच्छुक थे। उसे लगा कि यहाँ मर्द नहीं, महज जिस्म फरोश हैं। दरिसमी मगनाबाई बच्ची को उठाकर धीरे धीरे उनके पीछे चल दी। भोला चाचा ने मगनाबाई को पीछे से जोरदार लात मारी। उसके मुंह से निकला, हम जिस्म फरोश नहीं हैं, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।